नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दिन भर से चल रहे उस विषय पर जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है, पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक। उसकी वजह यह भी है कि हम ये मानते हैं कि अब पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा बदकिस्मत देश है जो ख़त्म होता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान यानी ख़त्म होता हुआ देश। उसकी वजह है कि कुछ दिनों पहले तक तो वो दिवालिया हो रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे लोगों की तनख्वाह बांटने के या अपने हवाई जहाज में पेट्रोल डालने के। अब स्थिति ये है कि अगर जंग वो लड़ता है तो कुछ दिनों यानी हफ्ते 10 दिन में उसकी आर्थिक स्थिति तबाह हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे के अलावा एक और एंगल है जिस पर हम बात कर सकते हैं, वो ये कि आधा पाकिस्तान की सरकार के काबू के बाहर है। हम बलूचिस्तान की बात कर लें, उसके बाद तालिबान अफ़गानिस्तान से लगा हुआ डूरन लाइन की बात करें, जो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा रेखा तय की थी। अफ़गानिस्तान के तालिबानी डूरन लाइन को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, इसलिए वहाँ भी स्थिति ख़राब है और सिंध में भी हालत ख़राब है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो या तो बलूच के पास है या फिर आतंकवादियों के कब्जे में है या फिर कबीलों के कब्जे में है। तो स्थिति ये है कि आर्थिक हालत ख़राब है, राजनीतिक अस्थिरता वहाँ है, सेना आज़ादी के बाद से जब से पाकिस्तान बना है तब से उस पर काबिज है और न केवल सेना उस पर काबिज है बल्कि सेना धंधा भी करती है। सेना वहाँ बिजनेस करती है और बिजनेस की जो कमाई होती है वो सेना के अफसरों की जेब में जाती है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर पाकिस्तान छोड़ देते हैं, या तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं या फिर वो अमेरिका चले जाते हैं या उसके बाद वो कहीं जाते हैं तो वो सऊदी अरब है। तो स्थिति ये है कि वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के एक्स आर्मी मैन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ वहाँ से पैसा कमाते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे मुल्कों में बनाते हैं। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक ख़त्म होता हुआ देश है। दूसरी बात यह कि कल रात को जो मिसाइल स्ट्राइक हुई है उसमें पाकिस्तान का बाज़ार बहुत बुरा गिरा, शेयर मार्केट, और दूसरी तरफ भारत का शेयर बाज़ार गिरा नहीं है, उससे एकदम अलग है और बल्कि भारत के शेयर बाज़ार में इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ रमेश सिंह जी जो जियो पॉलिटिक्स के जानकार हैं, और दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे सामाजिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के बारे में बहुत सालों से यह है कि उसकी आर्थिक हालत ख़राब है। उसने अपने देश के बहुत सारे हिस्से दूसरे मुल्कों पर लीज पर दे दिए हैं, कुछ घोषित रूप से दिए हुए और कुछ अघोषित रूप से। पाकिस्तान ने चीन से काफ़ी आर्थिक मदद ली और उसके बदले में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा लीज पर दे दिया। अमेरिका की भी नज़र पाकिस्तान के ऐसे इलाके पर है जहां आर्थिक दोहन करने के लिए उसके पास मिनरल्स है, माने जो भूगर्भीय बहुमूल्य पदार्थ है, उस पर उनकी नज़र है। तो ये सब चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने गुजारे के लिए जब कर्ज कहीं से नहीं मिलता तो देश के हिस्से को गिरवी रख रही है या लीज पर दे रही है। इसलिए हमने चर्चा की शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान एक खत्म होता हुआ देश है। हो सकता है कि एक दशक बाद पाकिस्तान कई हिस्सों में बट जाए। अभी जो संभावना है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, और उसके साथ साथ जो बाकी हिस्सा बचता है वो कबीलों में बटा हुआ है। आपकी राय रमेश जी? राघवेंद्र जी, पाकिस्तान का खत्म होना देर सवेर सुनिश्चित है। ये तो मतलब तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह की इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबलिशमेंट उसे जिस तरह से डील कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा पाकिस्तान। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन हुआ है, इसे सबसे ज्यादा खुश, अगर आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, ये सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी है। उन्होंने एक बहुत थोड़े नुकसान की कीमत पे एक बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। आज पाकिस्तान और भारत के बीच में पिछले 15-16 दिनों से पूर्ण युद्ध के आसार रहे थे, और पूर्ण युद्ध के आसार का मतलब था पाकिस्तान की इकोनॉमी का 100% कलेप्ट होना
और इसके बाद बलूचिस्तान और KPK का टूटना 100% निश्चित था। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विद्रोही थे, वो आपस बिल्कुल इस इंतजार में थे किसी तरह से युद्ध हो जाए और हम इसे अलग कर दें, और उनके इस नेक काम को हम करते। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके लिए, मैं एक बात और इसके पर्दे के पीछे क्या हुआ ये बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार ने पिछले 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भीख मांगी है शांति की, बहुत मेहनत की है। अमेरिका ने इनकी सुनी नहीं। अमेरिकी प्रशासन को इंडिया से ज्यादा मतलब नहीं। भारत की बहुत ज्यादा है, और इनने सऊदी अरब के सामने जाकर पूरे रोने रोए है, और सऊदी अरब की जो बीच बचाव का है उसमें ये हुआ है कि हम अच्छा पूर्ण युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों पर हमले करेंगे, और हमने हमारा जो अपना रणनीतिक लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। हालांकि रणनीतिक लक्ष्य तो हमारा बहुत कुछ था, हम इसको ढंग से चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी मेहनत की और वो बच गया। तो सबसे अच्छी बात यह है पाकिस्तान के लिए कि लेकिन रमेश सिंह जी, पाकिस्तान के जो कर्म है, जो उसकी आदत है, जो पॉलिसी है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि बकरीद की माँ कब तक खैर मनाएगी। अभी पाकिस्तान आर्मी कोई और आतंकी हमला करा देगी, हिंदुस्तान फिर आगे बढ़ के उस पर कोई स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ तो पाकिस्तान की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो भी कुछ उल जलूल काम होते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। और अब तो पाकिस्तान की आर्मी में जो सेनाध्यक्ष है वो सेनाध्यक्ष कम है, मुल्ला ज़्यादा है। उससे लोग कहते हैं कि मुल्ला मुनीर जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, और उनका कार्यकाल अभी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल वो अब दोबारा कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं, जिया उल हक बनना चाहते हैं। हो सकता है कि इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद वो सरकार पर काबिज हो जाएं और एक तरह से सैन्य तानाशाह की तरह राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि परवेज मुशर्रफ और जिया उल हक उनके आदर्श हैं। जी रमेश जी। राघवन जी, पाकिस्तान जानबूझ के गलती करता पाकिस्तान आर्मी। असल में क्या है, पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है जब वो बेकाबू होने लगते हैं तो उनके लिए सबसे सेफ पैसेज होता है कश्मीर में आतंकवाद या कश्मीर में इंसर्जेंसी पैदा करना, जिसके भरोसे वो पाकिस्तान की जनता का मन डाइवर्ट करके और अपनी कुर्सी सुरक्षित कर लेते हैं। अभी तक ये मोदी के पहले तक उनकी स्ट्रेटेजी 100% कामयाब होती थी, 99 नहीं 100%। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद से उनकी स्ट्रेटेजी अब घातक रूप लेती जा रही है। हमने उसके बाद जो स्ट्राइक की थी, इसके बाद ये बालाकोट की थी, बालाकोट के बाद ये जो स्ट्राइक थी, ये स्ट्राइक अवेटेड नहीं थी, हमारा पूर्ण युद्ध का इरादा था। और पाकिस्तान ये समझ चुका था कि पूर्ण युद्ध होगा तो तबाह हो जाएंगे, तो उनने जैसे तैसे मेहनत करके और इस पूर्ण युद्ध को तो बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक हालात बदलने वाले नहीं है, क्योंकि न वहां की पाकिस्तान आर्मी सरकार के हाथ में है और न वहां के आतंकवादी संगठन सरकार या सेना की मानते हैं। वो अब आप ये देखिए कि मुनीर के एक भाषण का सूत्र पकड़ के और उन्होंने पहलगाम में घटना घटा दी। इस घटना के कारण दोनों देश युद्ध के नजदीक पहुंच गए थे। ना आतंकवादियों को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सेना को इसका कतई अंदाजा नहीं था कि हालत यहाँ तक बेकाबू हो जाएंगे। तो स्थिति सेना पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान आर्मी की देश को चलाने की और देश के मुद्दों को डील करने की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत गलत है। आप देखिए, हमने पंजाब और कश्मीर को किस तरह से अपने फेवर में कर दिया। पहले हमने डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा की, बातचीत के माध्यम से मामला हल करने की कोशिश की। जब उसकी पीक आई और मामला डिप्लोमेसी अपने चरम पे पहुंची, तब हमने टैक्टिकल ऑपरेशन किए और उसमें कामयाब रहे। पाकिस्तान में लोगों के साथ बातचीत करके मामलों को सुलझाने की प्रवृत्ति नहीं है। वहां तो सीधे गोलियां मारते हैं, वो गायब करते हैं लोगों को और नाना प्रकार के वो मतलब तबाहियां उनकी करते हैं। लेकिन वजह से रमेश सिंह जी, इनका टूटना तय है। रमेश सिंह जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जाहिलपन। पाकिस्तान का जाहिलपन हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तो जो उनकी जहालियत है वो इस बात से दिखती है कि ये भारत ने बता दिया कि ये बदला हुआ भारत है, आप एक तमाचा मारेंगे आपको 10 पड़ेंगे। आपने 27 हमारे बेगुनाहों को मारा, उसके बदले में आपके 70 लोग से ज़्यादा मारे गए। सीधी सी बात है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको जूते पड़ रहे हैं, आपके यहाँ के अड्डे उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप हरकत करने से बाज नहीं आते। जहालियत की बात मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की संसद चल रही है आज, और उस संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम भारत से बदला लेंगे।
अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमने भारत के 5 फाइटर प्लेन मार गिरा दिए। उसमें राफेल भी बता रहे हैं, मिग भी बता रहे हैं, और कुल मिलाकर जिसे कहते हैं कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान सरकार की बात है वो फेलियर है। आर्मी की जहाँ तक बात थी उसकी थोड़ी सी इज्जत थी पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान को जेल में बंद करने के बाद पाकिस्तान में पहली बार आर्मी के खिलाफ आंदोलन हुए, और वो आंदोलन इतने खतरनाक थे कि पाकिस्तान की जनता ने आर्मी अफसरों को घर में घुस के मारा और वो जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे। तो पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत भी दो कौड़ी की है, जगह जगह वो पिट रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उसकी हालत कुत्तों जैसी होगी भविष्य में। उसकी वजह ये कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेन को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण हो जाता है। पाकिस्तान की आर्मी की जो ट्रक जाते हैं उनको उड़ा देते हैं। तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान गृह युद्ध में जा रहा है, आर्मी मनमानी कर रही है, वहाँ की सरकार का कोई देश पर नियंत्रण नहीं है, आर्थिक स्थिति बदहाल है। कुछ महीनों पुरानी बात करें तो वहाँ पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, उसके पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो इतना घट गया कि वो 1 हफ्ते 10 दिन भी देश को चला नहीं सकता। ऐसे में युद्ध का साया भी उसके लिए खतरनाक है, जो कि पड़ चुका है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। भारत ने उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, चिनाब और झेलम का पानी रुक रहा है, अभी वहाँ सूखे की स्थिति आएगी, और जब भारत पानी छोड़ेगा तो वहाँ बाढ़ की स्थिति आएगी। तो आर्थिक स्थिति का, युद्ध का मतलब सिर्फ बम फेंकना नहीं होता, युद्ध का मतलब पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ना भी है, और भारत की सरकार ये बखूबी कर रही है। आर्थिक नाकेबंदी समुद्र की तरफ से कर रही है, बांध का पानी बंद करके वहाँ की जो कृषि है उसको बर्बाद कगार पर आ जाएगी। वहाँ की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। गप लगा रहे हैं कि भारत से बदला लेंगे, 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं। इस तरह की बातें, ऐसा लग रहा है कि वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं, पृथ्वी से अलग हट के। तो मैं लौटूंगा आपके पास। हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के। हमारी कल रात की जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी तो मुझे लगता है कि जो सरकार, उसकी भारत सरकार, मोदी सरकार नाकेबंदी कर रही है, उससे पाकिस्तान की बदहाली बहुत ज़्यादा होगी, और वो कुछ ही महीनों में। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेंद्र सिंह जी दिल्ली से। नागेंद्र जी, देश भर में आज ब्लैकआउट था, मॉक ड्रिल की गई थी कि अगर कहीं भारत के कुछ हिस्सों पे हमला हो तो किस तरह से लोग बचेंगे। दिल्ली में भी ये हुआ, भोपाल में भी हुआ, मध्य प्रदेश के जो 2-3 शहर है, खास जबलपुर, भोपाल, इंदौर और कटनी, यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है, ब्लैकआउट किया गया, ताकि खतरे की स्थिति में, संकट की हालत में देश को कैसे बचाया जाए। आपकी राय, पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि खत्म होता हुआ मुल्क है, किस ढंग से देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, पहले तो आज जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारतीय सेना ने, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना और भारत सरकार ने मां भारती के माथे पर जो शौर्य तिलक किया है, उसके लिए बिग सैल्यूट है, सेना को भी और सरकार को भी। और जहां तक देखिए पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की बात के लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खत्म होता हुआ एक मुल्क है। हमारे गांव और देहातों में एक खुला सा एरिया होता है जहाँ घास वगैरह उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, और वो सामुदायिक जमीन की होती है, जहाँ आवारा पशु आके चरते हैं और अपना पेट पालते हैं। तो पाकिस्तान मेरी नजर में ना एक वो चरगाह हो गई है आवारा पशुओं के लिए, कि जहाँ वो आके चरते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान की जज्बा रह गई है। असल में दिक्कत क्या है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की दिक्कत है कि जिस देश की विदेश नीति आतंकवादी, तो उस देश से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि हर देश की सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो सेना का ही देश, जहाँ सेना ही देश को चलाती है, वहाँ जहाँ लोकतंत्र नहीं रहता है, लोकतंत्र सेना के बंदूकों की संगीनों पे जीता हो, उस देश से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि जहाँ बोया ही बबूल जा रहा है, वहाँ आम होगा कहाँ से करने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, हालात यही है देश के पूरे पाकिस्तान के, कि एक तरफ तो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई है। कई जगह तो ये सुनने में आता है कि वहाँ पाकिस्तान के बजाय BLA का अपना झंडा फहराया जाता है। किसी जगह स्थिति है, खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति बहुत खराब है। आपने खुद ने अपने शुरू के संबोधन में बताया कि डूरंड लाइन को नहीं मान के तालिबान क्या हाल कर रहा है पाकिस्तान का।
और दूसरा पाकिस्तान में अब पंजाब के प्रभाव को लेकर पूरे देश में एक बगावत है कि सेना में, सत्ता में, सरकार में, सब जगह पंजाब का ये प्रभाव है, जिसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में तो है ही, बहुत जगह बगावत की आवाजें लगातार उठती जा रही है। देखिए, पाकिस्तान जब से अलग देश बना है, पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक मजबूती के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई कदम नहीं उठाया। वो शुरू से ही प्रतिशोध की दुनिया राजनीति में जीता रहा है और उसका सिर्फ मकसद अपनी पूरी जमीन को आतंकवाद को पालने और पोसने में लगा रहा। तो आतंकवाद को पालने और पोसने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान भीख मांगने की स्थिति में है। वो दुनिया के अलग अलग देशों के रहमो करम पे वो जिंदा है, और जब आप ऐसे दूसरों के रहमो करम पे जिंदा रहेंगे तो आप में आर्थिक संकट है ही, आंतरिक असंतोष चरम पे है ही, सैन्य दमन के खिलाफ आवाजें उठी रही है, अलग अलग समुदायों को जो हाशिए पे धकेल रहा है उसकी बातें हो रही है। और जितनी तेजी से पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक खत्म होता हुआ मुल्क है, और अगले कुछ सालों में ये नजर ही आ जाएगा कि पाकिस्तान का क्या, जो नक्शे से अभी तो कुछ 1971 में तो बांग्लादेश अलग हुआ था, अगले 5 से 10 सालों में लगता है पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान ही दुनिया के नक्शे पे से मिट जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल योगीराज जी, दरअसल इस पूरे मामले में एक और संभावना दिखती है, आशंका दिखती है, वो ये कि मुल्ला जो मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, वो कुरान शरीफ भी उनको रटी हुई है। आर्मी के हिसाब से वो कितना आर्मी को टैक्टिस अपनाते, आर्मी को दुरुस्त करने की, वो अपनी जगह है, लेकिन वो मजहबी नेता भी बन गए। हो सकता है कि कल के दिन पाकिस्तान में वो मजहबी नेता बन जाए, और जैसा ईरान में हुआ है, वहाँ खमेनी जो उसके वो लीडर हैं, सुपर पावर वही हैं, तो कल के दिन वहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ को घोषित करके, डेमोक्रेसी ख़त्म करके, और वहाँ शरिया कानून और इस्लाम को लागू करके, और मुनीर साहब जो हैं वो उसके धार्मिक मजहबी नेता हों, और उसके वो सर्वे सर्वा हो जाए, और बाकी सब उनके अधीन काम करें। ये भी एक संभावना, क्योंकि पाकिस्तान के जो सेना अधिकारी हैं उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, और एक इच्छा तो सबकी होती है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाए। ज़ियाउल हक से लेके हम बात करें तो याह्या खान और उसके पहले के जो लोग थे, वो भी सब इसी तरह के मंसूबे पाले हुए थे, और उन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की। पाकिस्तान का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके दिन हरे भरे रहे। अब ये जो मुल्ला मुनीर है, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, वो इस जुगाड़ में लगते हैं कि सरकार बर्बाद हो जाए, वो देश पर काबिज हो जाए, और सेना अध्यक्ष की तरह नहीं, धार्मिक नेता के रूप में काबिज हो, और फिर वो मरणोपरांत तक, माने मृत्यु पर्यंत तक वहाँ हुकूमत करते रहे। आपकी राय, क्योंकि ये भी एंगल है पाकिस्तान को जोड़ने और तोड़ने का। असल में है क्या राघवेंद्र जी, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी विचित्र है। वहाँ आप ये देखोगे सेना पर ये मुल्लाओं का कब्जा है, आतंकियों का कब्जा है। सेना मुल्लाओं की हिफाजत करती है। ये जितने हाफिज सईद हैं और बाकी लोग हैं, वो सेना की जो सुरक्षा घेरा उसमें रहते हैं। नहीं, और ये आज इस बात से भी साबित हो गया कि वो आतंकी मरे और आप उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं ड्रेस पहन के, सेना की ड्रेस पहन के। तो सेना पर इन मुल्लाओं का, आतंकवादियों का कब्जा है, और इन दोनों का कब्जा वहाँ की सत्ता पर है, सरकार पर है, राजनीति पर है, और ये सब मिलके लूटने की फिराक में है। सब मुल्क को लूटना चाहते हैं, और पाकिस्तान कुल मिला के मूर्खों का मुल्क बन गया है, और मूर्खता आला दर्जे की। अब कितनी कैसी आप ये उनके जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके आप स्टेटमेंट सुन लो तो आप हंस के लोटपोट हो जाओ। अब उनके नेता बोलते हैं कि हमारे पास पाव पाव भर के बम है। अरे ये कोई आलू टमाटर है क्या जो पाव पाव भर के बम होते हैं? मतलब उनके स्टेटमेंट सुन के लोगों को हंसी जाए। अभी वो पिछले 5-7 दिनों, इस पर तो योगीराज जी ये भी शक होता है कि उनके पास बम है कि नहीं है। क्योंकि अगर जिनके पास बम होते हैं वो बार बार बम की धमकी नहीं देता कि मोहल्ले में पानी को लेकर झगड़ा हुआ तो उनका मैं परमाणु बम फेंक दूंगा, नाली को लेकर झगड़ा हुआ तो मैं परमाणु बम फेंक दूंगा, छोटी सी घटना हुई तो भारत में परमाणु बम फेंक देंगे। तो उनके पास परमाणु बम है भी कि नहीं? नहीं, और अभी तो उनके बम में दम नहीं है। जिस हिसाब से वो, अगर है भी तो उसमें दम नहीं है जी। अब जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं, अच्छा आप ये देखो बयान बड़े जोशीले अंदाज में देते हैं, और बयान दे के भारत पे परमाणु बम फेंक देते हैं और खुद भाग जाते हैं इंग्लैंड। मतलब खुद सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेते हैं तुरंत। तो आप करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, यही समझ में नहीं आता। आप ये देखिए इनकी स्थिति ये है
कि ये अपने आकाओं को फ़ोन लगाते हैं, अरब कंट्रीज़ में फ़ोन लगाते हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फ़ोन लगाते हैं, तो वहाँ के डिप्लोमेट्स बातचीत में हंसते हैं। वो कहते हैं भैया इसका फ़ोन मत उठाओ, ये भीख मांगे गए। तो ये इनकी ऐसी स्थिति। अमेरिका की वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं अरे जबरन बोझ बढ़ेगा, इसको बंद करो इसको। तो आपकी कहाँ वैल्यू, और अमेरिका अरब ये तो छोड़ो, इनकी पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है। आप ये देखिए, केवल जो पंजाब प्रांत है पूरा का पूरा सत्ता सुख पंजाब को चाहिए। अभी जो सिंधु जल का भी जो पूरा का पूरा जो पानी जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड पूरी पंजाब के पास है, और पंजाब में सारे सेना के प्रमुख हैं, पॉलिटिशियन है, सबकी जमीन जायदाद वहां पे है। तो इन्होंने पूरी एग्रीकल्चर कुछ चंद लोगों को के पास केंद्रित कर ली। मतलब आपको दूसरे हिस्सों का कोई बहाना नहीं कि दूसरे हिस्से में भी कोई लोग रहते हैं। बिल्कुल योगीराज जी, आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा कि बलूचिस्तान और सिंध में तो बगावत ही है, लेकिन जो हम पानी रोक रहे हैं झेलम का या इसका, वो पानी चेनाब, इनका जो पानी है सिंधु का, जब ये नहीं जाएगा तो पंजाब में बदहाली आएगी। अभी तक का जो पंजाब मजबूत पंजाब है, वो अगले कुछ सालों में वहाँ का बर्बाद पंजाब हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान की दुर्दशा के जो सबसे खराब दिन है वो शुरू होने वाले जी। और असल में है क्या, देश के बारे में किसी को चिंता नहीं, सब अपना अपना देख रहे हैं जी। देश को किस दिशा में जाना चाहिए, उनको चिंता इस बात की रहती है कि उनके लिए ना कलाकार प्रमुख है, उनके लिए ना वहाँ के कोई अभिनेता उनके लिए प्रमुख हैं, उनके लिए ना खिलाड़ी प्रमुख, उनके लिए कौन प्रमुख है, आतंकवादी। कैसे इनको भेजा जाए, वो जो 2 आदमी मार के आता है उसका वो समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया। आप ये देखो, लोगों को आप बरगला रहे हैं इस्लाम के नाम पे, लोगों की जान ले रहे हैं, और आप अपने लोगों का जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आपको 72 हुरे मिलेगी। 72 हुरे छोड़िए, आप 72 चुड़ैलें नहीं मिलेंगी जिस हिसाब से इनकी जो हरकत है। और आप देखिए, कोई भी मुल्क किसी दूसरे पर बलात् कब्जा करके कैसे जिंदा रह सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चर्चा बहुत आज दिन भर से यही सब चर्चा चल रही है। आज हमने इस चर्चा में वक्त कम पड़ गया, इसलिए कि सबके दिल में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बता दें कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार है पाकिस्तान में 1998 से लेकर 2025 तक औसत जो है वो 16,123 अमेरिकी जो है वो मिलियन डॉलर के होता है, लेकिन अब वो सबसे नीचे आ गया है, 1,973.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। सबसे आखिरी बॉटम लाइन पर है। कुछ दिनों तक ये दिवालिया की स्थिति में था। अब जो उसकी हरकतें हैं, पाकिस्तान एक तरह से आर्थिक स्थिति से, प्रशासनिक, राजनीतिक और सेना के मामले में बहुत बदहाली पर है। तो हमको आशंका ये है कि पाकिस्तान खत्म होता हुआ देश है। कुछ सालों में जब ये खत्म होगा तो आज की डिबेट को लोग याद करेंगे कि IND24 ने कहा था कि पाकिस्तान एक खत्म होता हुआ देश है, जिसकी संभावनाएं आज दिख रही है और कल वो सच में होती हुई दिखेगी। समय की कमी है, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर वहाँ सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।